नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। आप जो ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं ये वो स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए है। लेकिन जो लोग बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बायोलॉजी सिलेबस आता है और सिलेबस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि हम जो ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ एक एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक एग्जाम में और एग्जाम से भी क्वेश्चंस जो है वो मतलब वहां से भी क्वेश्चंस जो है उठा लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर टॉपिक सेम है तो फिर क्वेश्चंस पे कोई भी ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो प्लीज हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके लिए ये लेक्चर सीरीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात करी है पॉरीफेरा के बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उसके साथ साथ हम उससे पहले प्रोटोजोआ को भी डिस्कस कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स हम प्रोटोजोआ के भी क्लियर कर चुके हैं। तो अभी सिलेंट्रेटा चल रहा है, तो सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो चुके हैं एंड क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब हम इनके एनिमल्स की बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम आज हाइड्रा को। तो हाइड्रा क्या होता है, कैसा होता है, कैसी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं। और एक चीज और कि मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपके लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए काफी कुछ है आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो किस तरह का दिखता है। तो हाइड्रा जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके माउथ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, बॉडी में बर्ड्स भी निकली हुई होती हैं और टेस्टिस भी दिखते हैं हमको इसकी बॉडी पे। अभी मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तो आप इससे काफी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें टेंटिकल्स लगे हुए हैं ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में जो नीचे का एंड है इसको हम पिडल डिस्क बोलते हैं। यहाँ पे ओवम एंड ओवरियस जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे टेस्टिस पाए जाते हैं इसके। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको ध्यान रखिए, जो कि हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। फाइलम सिलेंट्रेटा का ये जो है एनिमल है। इसका क्लास हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर हाइड्रोइडा है, सब ऑर्डर एंथोमेड्यूसा है, जीनस हम पढ़ रहे हैं इसका हाइड्रा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होता है इसका, तो ये सॉलिटरी होता है, सिसाइल होता है। सॉलिटरी का मतलब है कि अकेला होता है एंड कॉलोनी में नहीं मिलता है। सिसाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता, एक जगह पे चिपका रहता है। फ्रेश वाटर एनिमल है। तो सिलेंट्रेटा के काफी सारे एनिमल जो हैं वो मोस्टली जो है वो मरीन होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन जो हाइड्रा है ये एक अपवाद है जो कि कहाँ मिलता है, आपको फ्रेश वाटर में मिलता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इन सब में ये पाया जाता है। तो दे आर जनरली एब्सेंट इन फाउल एंड वार्म वाटर। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो हाइड्रा है वो जनरली क्लीन एकदम साफ सुथरे पानी में मिलता है, गंदे वाटर में ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम तीन स्पीसीज की बात कर लेते हैं। एक है ग्रीन हाइड्रा। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रा की जो स्पीसीज है वो है हाइड्रा विरिडिस्मा, एग्जाम में पूछी जाती है, आप ध्यान रखिए। एंड ये कलर जो है इसका ग्रीन वो किस वजह से होता है, इसमें एक सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो है क्लोरेला वल्गैरिस, जिसको आप जू क्लोरेला के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान रखिए। हाइड्रा गैगेंटिका, गैंगेटिका जो है ये व्हाइट और पिंक कलर का दिखता है। हाइड्रा ओलिगैक्टिस जो कि ब्राउन कलर का दिखता है। तो ये तीन स्पीसीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, अभी हम पिछले जो हमने लोअर और ज्यादा जैसे पॉरीफेरा एंड प्रोटोजोआ पढ़ा था तो वहां पे टिश्यूज नहीं पाए जाते थे। तो ये फर्स्ट टाइम है कि अब जो है हम टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हैं। तो आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का होता है, तो ये कैसा होता है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए। इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो इसकी सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलती है। यानी अगर इसकी बॉडी को आप कहीं से भी काटेंगे तो वो दो बराबर भाग में टूट जाएगी या कट जाएगी। ठीक है, इसके दो एक्सेस होते हैं। ओरल एक्सेस, ऊपर का एंड जो है इसको ओरल बोलते हैं, नीचे का जो एंड है इसको एबोरल बोला जाता है। तो आप इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
बात कर लेते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो शेप एंड साइज जो है इसका पॉलीप्लॉइड पॉलिप होता है, पॉलिप मतलब पॉलिप सिलेंट्रेट है, यानी पॉलीप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। पॉलीप्लॉइड अवस्था हम डिस्कस कर चुके हैं। दो अवस्था पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा में, एक पॉलिप होता है, एक मेड्यूसा होता है। पॉलिप जो है वो आपको कैसा मिलता है, वो आपको किसी भी मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच मिल सकता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और एक मेड्यूसा होता है जो कि एक फ्री अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, जैसे जेलीफिश वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें मेड्यूसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो तैरती हुई पाई जाती है। तो इसकी बॉडी अगर वो एक्सटेंड करता है तो 1 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। सिमेट्री हमने बात कर ही ली है। पेडल डिस्क इसका जो प्रॉक्सिमल और एबोरल एंड है, अभी मैंने आपको बताया था ओरल एंड एबोरल एंड के बारे में। तो जो इसका एबोरल एंड है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे पीडल डिस्क एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम आप याद रख लीजिए कि जो इसका एंड वाला पार्ट है उसको पीडल डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है, और जो कि बेसल डिस्क भी आप इसको बोल सकते हैं। इट कंटेन्स ग्लैंडुलर जोन, यानी कि यहाँ पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जहां से एक सीक्रेटिव एडहेसिव सब्सटेंसेस जो है वो सीक्रेट होते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैच होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये गैस बबल भी प्रोड्यूस करता है पेडल डिस्क से। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो गैस बबल भी प्रोड्यूस करता है। कहाँ से प्रोड्यूस करता है, पीडल डिस्क से गैस बबल प्रोड्यूस करता है, जो कि उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। बात कर लेते हैं हाइपोस्टोम की। तो एक होता है माउथ, उसके नीचे होता है हाइपोस्टोम एंड टेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे माउथ की बात करें तो डिस्टल एंड पे, ऊपर वाले एंड को डिस्टल एंड बोला गया है। डिस्टल एंड पे क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, एंड हाइपोस्टोम जो होता है माउथ के नीचे बेस पे प्रेजेंट होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए। टेंटिकल इसमें 6 to 10 हो सकते हैं। अब एग्जाम में ना कई बार इसमें टेंटिकल्स का नंबर भी पूछा गया है। अगर 6 to 10 कोई भी नंबर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं आराम से कि हाइड्रा में इतने टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इसकी सिलेंडर होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिकुड़ सकती है और एक्सपेंड कर सकती है। ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी इसकी बॉडी नहीं, इसका टेंटिकल जो है वो सिलेंडर होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंटिकल्स, जो कि उसको कैसे हेल्प करते हैं, उसको फीडिंग या लोकोमोशन में हाइड्रा को हेल्प करते हैं। अब इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर, प्रॉक्सिमल लेटरल एंड पे, यानी कि ये इसकी बॉडी रही, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, गॉनेट्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। तो गॉनेट्स जो है इसके ओरल एंड पे जो है वो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। ये ऊपर वाला एंड जो है ओरल एंड है, तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। नीचे वाले एंड जो है यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती है नियर दी एबोरल एंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी क्या होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इट इज सेंट्रल कैविटी और सिलेंट्रॉन, इसको सिलेंट्रॉन या सेंट्रल कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को। इसी की वजह से ये मैंने आपको पहले बता रखा है सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक में कि सिलेंट्रेटा में रखे गए हैं। ओनली सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, एक ही ओपनिंग होती है जो कि माउथ होता है इसका, वही एनस का भी काम करते हैं, यानी जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ है वहीं से निकलता है। बॉडी वॉल जो होती है इसकी 2 लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, जैसे कि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए उस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। 2 लेयर ही होती हैं, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस नाम से बुलाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कि जो इसकी बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, तो डिप्लोब्लास्टिक होती है। आप इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए कि यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं यहाँ पे इसके, अब हम बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स की बात कर लेते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो हैं काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एपिथेलियो मसल सेल्स, एपिडर्मिस जो होती है आपको पता है, ऊपर की जो बॉडी कवरिंग होती है किसी भी बॉडी की, वो एपिडर्मिस होती है। तो वहां पे इसके कितने टाइप के सेल्स होते हैं, काफी टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे एपिथेलियो मसल सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। तो बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, जिसको हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक के साथ में। तो आज हम यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ दीज सेल्स, जो एपिथेलियो मसल सेल्स, अच्छे से नाम याद रख लीजिए, एपिथेलियो मसल सेल्स, यहाँ पे मसल भी इंक्लूड है। दिस सर्व द पर्पस ऑफ एपिथेलियल कवरिंग एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मसल इंक्लूड है, तो यहाँ पे ये जो है ये एपिथेलियल का काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करते हैं, जो किसका फंक्शन होता है, मसल का फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लैंड सेल्स की। तो ग्लैंड सेल्स का क्या काम होता है, सिक्रेशन का काम होता है। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, ये टॉल होते हैं, प्रेजेंट ऑन पीडल डिस्क एंड अराउंड माउथ। तो आप याद रखिए, माउथ के मुंह की साइड प्रेजेंट होंगे इसके, एंड उसके बिल्कुल एंड की साइड प्रेजेंट होते हैं क्या, ग्लैंड सेल्स। दे सीक्रेट म्यूकस, जो कि उसको किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच करने में हेल्प करता है, एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं ये ग्लैंड सेल्स। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा मतलब चिपचिपा पदार्थ जब छोड़ते हैं तो प्रे जो है उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, ये उसको पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर मतलब जो भी इसके टेंटिकल्स हैं वो कर लेते हैं। तो वो वहां पे भी इसका काफी, ग्लैंड सेल्स का काफी अच्छा रोल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स की। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेंट्रेटा में, क्योंकि ये सेल ही हैं जो कि सिलेंट्रेट्स को क्या, रीजनरेशन की पावर प्रोवाइड कराते हैं। रीजनरेशन की पावर इस सिलेंट्रेटा में काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ये रीजनरेट करते हैं, कभी मरते नहीं हैं, काफी अच्छा अपने आप को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं मरने के बाद में। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी हाइड्रा में कैसे होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स को आप याद रखिए, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ हाइड्रा या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इसलिए हैं क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है किसी भी सेल के निर्माण की, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स उस सेल को बना देते हैं। ठीक है, तो इनको अपना, इनका कोई मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दे कंटेन क्लियर साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। उसके साथ साथ बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली भी इसमें पाए जाते हैं। लार्ज न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि ये कैसे हैं, काफी एक्टिव सेल हैं, उसको जो भी है इसको रीजनरेटिव पावर प्रोवाइड करा रहे हैं। टूटी पोटेंट सेल्स हैं, यानी इसको कभी मरने नहीं देते हैं, एक तरह से उसके किसी भी पार्ट को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, और ये किसी भी टाइप के सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप इसलिए याद रखिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, जब एक ब्राइन साइंटिस्ट थे, ओवर पीरियड ऑफ 45 उन्होंने एक चीज बताया कि अगर 45 दिन में जो है इसके जो हाइड्रा है, तो उसके सारे सेल्स जो हैं वो उसकी बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, और उस वो मतलब ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करके न्यू सेल्स बना देते हैं। तो मतलब 45 डेज में हाइड्रा जो है वो अपना बुढ़ापा जो है वो बिल्कुल त्याग देता है और एकदम नया यंगस्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो ये इनका क्या फंक्शन होता है, रीजनरेशन, ग्रोथ, बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं हाइड्रा के लिए इसके फंक्शन वो सब करता है इंटरस्टिशियल सेल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीडोब्लास्ट की। तो नीडोब्लास्ट जो है कई मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स ही बनाते हैं नीडोब्लास्ट, तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं एंड फॉर्म स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट की वजह से ही सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोला जाता है, आपको पता ही है। तो ये सेल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो क्या करते हैं, इसको डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं और प्रे कैप्चर में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीजों में इसको हेल्प करते हैं। काफी टाइप के होते हैं, इसमें हाइड्रा में ही 4 टाइप के होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट एपिडर्मिस अमंग एपिथेलियो मसल सेल्स। तो एपिडर्मिस में काफी ज्यादा सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बाहर का अगर आप लेयर देखेंगे किसी भी बॉडी की, तो उसको क्या है, प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो प्रोटेक्शन की जरूरत की वजह से जो सेंसरी सेल्स हैं वो एपिडर्मिस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली ऑन टेंटिकल्स, हाइपोस्टोम्स एंड पीडल डिस्क एंड पे। ठीक है, दे सर्व एज अनडिफरेंशिएटेड रिसेप्टर फॉर सेंसिटिविटी टू टच, टेम्परेचर, केमिकल स्टिमुलाई एंड लाइट। इसका मतलब कि ये जो है ये एक तरह से रिसेप्टर का काम करते हैं। टच मतलब टच जो करते हैं ना, किसी को सेंस करना छू के, टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर उसको भी सेंस कर लेते हैं। केमिकल स्टिमुलाई, जो उसके एनवायरनमेंट में कोई केमिकल स्टिमुलाई अगर आ गया है उसको भी सेंस कर लेते हैं, लाइट को सेंस कर लेते हैं। तो इतनी सारी चीजों को ये सेंसरी सेल्स जो है वो सेल सेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नर्व सेल्स की। तो इसके नर्व सेल्स क्या होते हैं, ट्रू नर्व सेल्स और गैंग्लियन जो है फर्स्ट टाइम इन सिलेंट्रेट पाए गए थे, यानी कि बाकी जितने भी हायर एनिमल्स हैं उसमें हम देखते हैं तो वो सबसे पहले जो नर्व सेल्स की बात करें, अगर हम पॉरीफेरा में भी नहीं थे, प्रोटोजोआ में भी हमने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे सिलेंट्रेटा में जो है नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम देखे गए थे। तो ये चीज आप पॉइंट याद रखें। दे डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या हैं, कि बाकी के सारे सेल्स को जन्म देते हैं, सबके जनक हैं। तो
नर्व सेल्स भी वहीं से बनते हैं। फाउंड एट द बेस ऑफ एपिथेलियो मसल सेल्स जस्ट अबव देयर मसल प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि उसके किसके जो एपिथेलियो मसल सेल्स हैं एपिडर्मिस के, उसके बेस में पाए जाते हैं मसल प्रोसेसेस के जस्ट ऊपर, फॉर्मिंग अ नर्व नेट और नर्व प्लेक्सस। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम अगर आप बात करें तो वो तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे नर्व नेट देखने को मिलता है जिसको आप नर्व प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स हम जानते ही हैं जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो कि इसमें ओवरीज होगी या फिर टेस्टिस गोनेट्स को जन्म देते हैं, को मतलब बनाते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो जर्म सेल्स भी आपको एपिडर्मिस में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स की, यानी कि गैस्ट्रोडर्मल सेल्स यानी कि सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस भी आप इसको बोल सकते हैं। गैस्ट्रोडर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है डायरेक्ट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि ये जो अंदर की जो गुहा है, इसकी कैविटी है, ये डायरेक्टली उसमें लगे होते हैं, इसलिए इसको हम गैस्ट्रोडर्मल सेल्स बोलते हैं। एक चीज आप याद रखिए कि गैस्ट्रोडर्मल सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, यानी इसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इनको हम न्यूट्रिटिव सेल्स बोलते हैं। दे फॉर्म्ड अ लार्ज टिपिकल दे आर फॉर्म्ड बाय लार्ज टिपिकल कॉलमनर सेल्स। तो ये लार्ज बड़े बड़े कॉलमनर सेल्स से बने होते हैं, इस तरह के दिखते हैं ना कॉलमनर सेल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो उससे ये बने होते हैं। मेनली न्यूट्रिटिव इन फंक्शन हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके कितने टाइप होते हैं, तो जैसे हमने अभी एपिथेलियल में देखे थे उतने ही उसी टाइप के मतलब हम एंडोथेलियल में भी देखेंगे। तो एंडोथेलियल मसल और न्यूट्रिटिव मसल सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट सेल यही हैं एंडोडर्मिस के। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्स्पिकुअस, काफी अच्छे खासे दिखते हैं, बॉडी अच्छी मतलब इनके सेल्स का काफी अच्छा शेप होता है, और फॉर्म द बल्क ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। जो गैस्ट्रोडर्मिस है ना, अंदर वाली जो लेयर होती है इसकी बॉडी की, उसको बनाते हैं ये। रिजेंबल्स एपिथेलियो मसल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस मोस्टली, मतलब काफी सारे फंक्शन में उसकी तरह रिजेंबल करते हैं। बाकी कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे कि न्यूट्रिशन का फंक्शन हो गया, वो एपिडर्मिस नहीं कर सकती है, इसी वजह से यहाँ पे वो एंडोडर्मिस करती है। और इसमें क्या होता है, इसकी फ्री एंड प्रोजेक्टिंग इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जो अंदर की साइड में जो एंड है, उसमें जो सेल्स लगे होते हैं ये, उसमें फ्लैजिला आप देख सकते हैं, उसमें फ्लैजिला होती है, और उसके अलावा वहां पे आप स्यूडोपोडिया भी निकले हुए देख सकते हैं। तो दो चीजें याद रखिए कि गैस्ट्रोवेस्कुलर सेल्स जो होते हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं, यहाँ पे फ्लैजिला पाई जाती है एंड स्यूडोपोडिया भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इनको किसमें हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। बाकी ग्लैंड सेल्स हो गए, इंटेस्टिशियल सेल्स हो गए, सेंसरी सेल्स काफी कम पाए जाते हैं, नर्व सेल्स भी काफी कम पाए जाते हैं, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं एपिडर्मिस के साथ में। बस आप याद रखिए कि कम कम पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। ग्लैंड सेल्स जो है वो क्या फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शन डाइजेशन का होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें काफी सारे इसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको आपको पता है, न्यूट्रिटिव सेल्स हो गए तो उनको डाइजेशन भी जरूरी है उनका, तो ये ग्लैंड सेल्स जो है ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उसकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम मीजोग्लिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं सिलेंट्रेट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ में। तो मीजोग्लिया क्या है, एक जो इसकी लेयर है, इसमें एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस के बीच में एक क्या होता है, लेयर होती है, लेयर बोल सकते हो आप उसको, उसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, खाली एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है, इसमें सेल्स वगैरह नहीं होते हैं। निमेटोसिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो निमेटोसिस्ट जो है ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। दीज आर सेल ऑर्गेनिज फाउंड स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट, ठीक है। तो नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट में ये पाए जाते हैं। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मॉडिफाइड, कहाँ से, मैंने अभी आपको बताया है, इंटरस्टिशियल शेल्स ऑफ एपिडर्मिस से ये बनते हैं, निमेटोसिस्ट बनते हैं। दे कंटेन अ टॉक्सिन कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिप्नोटॉक्सिन को आप याद रखिए, ये किस में पाया जाता है, निमेटोसिस्ट में पाया जाता है, और ये क्या करता है, जो प्रे होता है उसको पैरालाइज करने का या फिर उसको मारने का काम करता है ये हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में जनरली हम 4 टाइप के निमेटोसिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट जो हैं वो है पेनिट्रेंट। तो पेनिट्रेंट, और इसको स्टीनोस्टील भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट, 16 माइक्रोन इन डायामीटर एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। व्हेन डिस्चार्ज इट शूट आउट लाइक एन एक्सप्लोसिव, ठीक है, जैसे एक्सप्लोसिव नहीं फटता है, इस तरह से एकदम धड़ाम से बाहर निकलता है। एंड पियर्स द बॉडी ऑफ द प्रे एंड विद अ पॉइजन कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन एंड पैरालाइज इट, यानी ये क्या करता है, एक
जो हिप्नोटॉक्सिन सब्सटेंस को सीक्रेट करता है और अपने प्रे को क्या करता है, ये पैरालाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉल्वेंट की और डेस्मोनीम की। तो डेस्मोनीम जो है इट इज स्मॉलेस्ट, तो कभी कभी जैसे कि लार्जेस्ट की बात करी हमने, तो लार्जेस्ट जो है वो पेनिट्रेंट होता है और जो वॉल्वेंट है वो कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ये 2 पॉइंट हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। तो लार्जेस्ट कौन हो गया, पेनिट्रेंट, एंड जो स्मॉलेस्ट है वो हो गया वॉल्वेंट। ये 2 नाम आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। तो ये 16 माइक्रोन इन डायमीटर होता है, ये 9 माइक्रोन लॉन्ग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है वो ये काफी बड़ा होता है और ये काफी स्मॉल होता है। पियर शेप होता है, व्हेन डिस्चार्ज इट टाइटली कॉइल्ड अराउंड द स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक हेयर, आल्सो यूजफुल इन कैप्चरिंग द प्रे। तो ये भी जो है वो प्रे को कैप्चर करने में काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट की। तो ये ग्लूटिनेंट जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है ना, ये उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी सबस्ट्रेटम से। तो इस तरह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, उसको अटैच करता है किसी सबस्ट्रेट से। तो स्मॉल ग्लूटिनेंट स्मॉल होता है, एट्राइकस होता है, they are oval or elongated nematocyst. They discharge a straight and unarmed thread tube open at the टिप। ठीक है, यूज्ड फॉर अटैचमेंट सभी टाइप के जो निमेटोसिस्ट हैं वो इस तरह से एकदम से अंदर को इस तरह के शेप में रहते हैं और जब डिस्चार्ज होते हैं तो बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटिनेंट की बात करते हैं तो दिस इज लार्ज ग्लूटिनेंट और होलोट्राइकस आइसोराइजस इसको बोल सकते हैं आप। दिस सीक्रेट अ स्टिकी सब्सटेंस यूज्ड इन लोकोमोशन बाय फास्टनिंग द टेंटिकल्स। तो ये क्या करता है, टेंटिकल्स को उसके फास्ट करता है जिसकी वजह से जो हाइड्रा है वो लोकोमोशन काफी अच्छे से कर पाता है। तो यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये जो निमेटोसिस्ट है ये अनडिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज है। तो सबसे पहला ये जो है ये पेनिट्रेंट है, इस तरह से दिखता है। और ये है नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं बी, ये वाला दिस इज वॉल्वेंट, देन स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटिनेंट, देन ये स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट, दिस सी वाला, एंड डी वाला जो है ये स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। तो ये इस तरह के दिखाई देते हैं, आप देखेंगे सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा जो है वो काफी डिफरेंट है। ये काफी कॉइल्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये भी काफी कॉइल्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे थ्रेड होता है, ये अनडिस्चार्ज अवस्था है इसकी, जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो ये बाहर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बाहर की साइड में फेंकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके लोकोमोशन की। काफी टाइप की लोकोमोशन हम हाइड्रा में देखने को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है सरफेसिंग, फ्लोटिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, लूपिंग, सोमरसॉल्टिंग। तो काफी टाइप के ग्लाइडिंग, काफी टाइप के मूवमेंट जो हैं हम इसमें हाइड्रा में देखते हैं, जिसको वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये तो काफी सिंपल ही है कि इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एट इंटरवल्स, अपनी बॉडी को एक्सपेंड करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको हेल्प करता है, वो आगे उसकी बॉडी जो है वो मूव करती है। जो बिहेवियर है इसका, इसको कॉन्ट्रैक्शन बर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लूपिंग। तो लूपिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, लूपिंग में क्या होता है, इसकी बॉडी एक्सटेंड करती है, उसके बाद इसका जो ये टेंटिकल वाला पार्ट है ये नीचे आता है। जब टेंटिकल वाला पार्ट नीचे आता है तो इसका जो पीडल डिस्क है ये इसके नियर आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब नियर आ जाता है तो फिर टेंटिकल वाला पार्ट फिर ऊपर आ जाता है। तो ये वाला जो इसका मूवमेंट है, लोकोमोशन है, इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लूपिंग के बाद हम समरसॉल्टिंग की। तो समरसॉल्टिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मूवमेंट को काफी फास्ट कर देता है, इसके हाइड्रा के मूवमेंट को। ठीक है, तो लोकोमोशन यहाँ पे काफी फास्ट हो जाता है समरसॉल्टिंग की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, इसका बॉडी एक्सटेंड करता है, एक्सपेंड करने के बाद टेंटिकल नीचे आता है, टेंटिकल नीचे आने के बाद इसका जो पीडल डिस्क है ये ऊपर हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रा है वो अपराइट पोजीशन में ऐसे खड़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला पीडल डिस्क आगे बढ़ेगा, टेंटिकल्स ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्रोबैट जो होते हैं ना, कलाबाज, उनकी तरह ये कलाबाजियां करते करते एकदम फटाफट भाग जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, लोकोमोशन करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। समरसॉल्टिंग की सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट वो किसके द्वारा करता है, तो वो समरसॉल्टिंग के द्वारा करता है। नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो वो है ग्लाइडिंग मूवमेंट।
फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ग्लाइड करता है ये स्मूथ सरफेस पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब क्या है, जैसे वॉक होता है ना, तो टेंटिकल्स पे ये वॉक करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टेंटिकल पे क्या करता है, वॉक करता है, आराम से वॉकिंग, जैसे हम लोग चलते हैं ना पैरों से, उसी तरह से वॉकिंग करता है। क्लाइंबिंग, जैसे कि अपने टेंटिकल से क्या करता है, ऊपर की साइड में किसी चीज पे पकड़ लेता है और क्लाइंब करता है, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये क्लाइंबिंग मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और तो क्लाइंबिंग के बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है फ्लोटिंग, ये फ्लोट करता है वाटर पे। और फिर है सरफेसिंग, जो कि यहाँ पे ये गैस बबल यूज करता है तैरने के लिए या फिर फ्लोट करने के लिए। देन है स्विमिंग, स्विमिंग सिंपल मूवमेंट है, स्विम करता है जैसे कोई, तो उस तरह से ये स्विमिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम न्यूट्रिशन की। हाइड्रा जो है वो एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस होता है, इसका फेवरेट फूड है डेफनिया, आप याद रखिए डेफनिया इसका फेवरेट फूड होता है। एंड फर्स्ट एनिमल टू यूज प्रोजेक्टाइल्स या फिर निमेटोसिस्ट टू कैप्चर एनिमल, यानी ये फर्स्ट एनिमल है जो कि अपने फूड को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स को यूज करता है, निमेटोसिस्ट को यूज करता है। निमेटोसिस्ट मैंने अभी आपको बताया, टेंटिकल्स के ऊपर लगी होती हैं काफी सारी, तो वहां पे ये उसको एनिमल को कैप्चर कर लेता है, उसको पैरालाइज कर लेता है और उसके बाद उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइजेशन की। तो जो इसका डाइजेशन है, मैंने अभी आपको न्यूट्रिटिव मसल सेल्स के बारे में बताया है, इसके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के बारे में बताया है। तो वो जो सेल है वो गैस्ट्रोडर्मिस जो होती है, इसके अंदर की लेयर है, जो वेस्कुलर कैविटी की साइड में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, वहां पर इसके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं इसके फूड की डाइजेशन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इसका डाइजेशन होता है। अब इसका जो डाइजेशन है ना, वो दो टाइप का होता है। कुछ तो जो मतलब काफी सारा डाइजेशन इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो जाता है। उसके बाद जो इंटरनल डाइजेशन, एक हो गया एक्सटर्नल डाइजेशन जो कि कैविटी में हो रहा है, एक हो गया इंटरनल डाइजेशन जो कि किसमें हो रहा है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में हो रहा है। तो दो टाइप का इसमें डाइजेशन होता है, एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रा जो है इट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हाइड्रा जो है वो प्रोटीन, फैट एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन स्टार्च को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो हाइड्रा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, आप ध्यान रखिए। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो मेनली क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है एंड फैट होता है, स्टोर्ड इन सम ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। तो इसके गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इकट्ठा रहता है। इजेशन जो है, एक ही ओपनिंग है उसकी बॉडी में, तो इजेशन भी उसका माउथ के थ्रू ही होता है। नाइट्रोजन वेस्ट जो है, क्योंकि पानी में रहता है, तो इसका नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पर भी चीफली अमोनिया ही इसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो इसकी बॉडी से निकलता है वो होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके रेस्पिरेशन की, एक्सक्रेशन की एंड ऑस्मोरेगुलेशन की। तो ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होते हैं इसमें, यानी कि इसमें नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, सब एब्सेंट होते हैं इसकी बॉडी में। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन और बाय डिफ्यूजन। एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से भी, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा होते हैं। नर्वस सिस्टम इसका प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स होते हैं। आपने एनिमल में जब अपने सिस्टम्स वगैरह पढ़े हैं 12th में, तो वहां पे भी आपने देखा है ना, नर्व सिस्टम पढ़ा है, तो उस तरह से वहां पे बाइपोलर अगर दो पोल हैं उसके, तो मल्टीपोलर अगर बहुत सारे उसमें इस तरह से लोब्स निकले हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा होता है, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स होती हैं, फॉर्म अ डिसकंटिन्यूअस नर्व नेट और नर्व प्लेक्सिस, ठीक है। जो नर्व होती है इसकी, या फिर एक्सॉन जो होती है, एक्सॉन होती है ना लंबी वाली जो बॉडी है, उसको एक्सॉन बोलते हैं ना नर्व की। इन हाइड्रा इज नेकेड, ठीक है। तो इसकी जो एक्सॉन है या नर्व है जो कैसी होती है, नेकेड होती है, उस पर कोई भी माइलिन शीट जैसे होती है ना एनिमल में, उस तरह से कोई इसमें शीट नहीं होती, नेकेड होती है। नर्व सेल्स आर न्यूमरस अराउंड द माउथ एंड ऑन द पीडल डिस्क। तो नर्व सेल्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी, माउथ एंड पीडल डिस्क पे, तो वहां पे नर्व सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ नर्व इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व कंट्रोलिंग सेंटर लाइक ब्रेन और नर्व रिंग आर एब्सेंट। तो हाइड्रा के पास कोई ब्रेन नहीं होता है, नो ब्रेन इन हाइड्रा। तो आप ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रख लीजिए।
कि इसके पास कोई ब्रेन नहीं होता है और कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नर्व नेट ऑफ हाइड्रा इज अनपोलराइज्ड होता है, हेंस इम्पल्स कैन पास इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अनपोलराइज्ड है तो किसी भी डायरेक्शन में जो है इम्पल्सेस ट्रांसफर हो सकती हैं बाय डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूज अनपोलराइज्ड ट्रांसमिशन मतलब डिफ्यूज कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जो है इसकी जो नर्व्स की जो भी इसका होगा वो इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है जनरली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फेवरेबल कंडीशन में जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यानी अगर कंडीशन बहुत अच्छी है, फूड वगैरह काफी अच्छा उसको मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में हाइड्रा रहता है, तो उसको वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई नीड नहीं होती है और वो आराम से अपना जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बडिंग के द्वारा होता है हाइड्रा में, उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन कर लेता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, वहां पे गोनेट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप याद रख लीजिए इस बात को अच्छे से कि हाइड्रा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में ही पाया जाता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में, फूड जो है काफी कम है, तो उस कंडीशन में क्या है, मतलब काफी गर्मी है उसको, क्योंकि कूल और साफ पानी पसंद है, तो काफी गर्म अगर एनवायरनमेंट है तो वहां पे वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिस लगी है, यहाँ पे बर्ड्स देख रहे हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे टेस्टिस है, इसके ओरल एंड पे, एबोरल एंड के साइड में थोड़ा सा ओवम ओवरी वगैरह लगे हुए हैं। फ्यू स्पीशीज आर मोनोशियस। अब हाइड्रा की कुछ स्पीशीज जो है वो मोनोशियस होती हैं, बट मोस्ट स्पीशीज आर डायोशियस, यानी कि मेल मोनोशियस स्पीशीज क्या होती है, डायोशियस स्पीशीज क्या होती है। मोनोशियस का मतलब है या तो वो सिंगल मेल होगा या फिर फीमेल होगा, डायोशियस में क्या होगा जो है वो अलग अलग होगा। तो मेल क्या होता है यहाँ पे स्मॉलर होता है साइज में और उसमें टेस्टिस होते हैं 1 to 8 टेस्टिस हो सकते हैं। फीमेल जो है वो लार्जर होती है, 1 to 2 ओवरीज उसके अंदर हो सकते हैं। अब हर्मेफ्रोडाइट जो होते हैं उसमें क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट स्पीसीज यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं पाया जाता है, वो अवॉइड होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि वहां पे अपने आप ही फर्टिलाइज हो जा रहा है क्योंकि उसकी बॉडीज में टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेंडस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंडस कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे जो मतलब मेल गोनेट्स हैं वो क्या है, टेस्टिस हैं, वो पहले डेवलप हो जाते हैं और पहले अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं फीमेल के तुलना में। तो फिर क्या होगा, अगर वो पहले मैच्योर हो जाएंगे तो वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, after fertilization the zygote undergo complete cleavage and a hollow blastula is formed। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट क्लीवेज में जाएगा, उसमें मतलब कि काफी सारी चीजें बनेंगी, ब्लास्टुला बनेगा विच ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टीरियो डाइप्लॉइड स्टीरियोगैस्ट्रुला बनता है वहां पे ये, whose ectodermal cells acquire cilia। स्टीरियोगैस्ट्रुला यहाँ पे बनता है जिसके एक्टोडर्मल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दिस स्टीरियोगैस्ट्रुला चेंजेस इनटू फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा। यहाँ पे जो इसका स्टीरियोगैस्ट्रुला है वो फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा में चेंज हो जाता है। प्लेनुला जो है अटैच इटसेल्फ टू द हार्ड सबस्ट्रेट। प्लैनुला लार्वा जो है किसी हार्ड सबस्ट्रेट पे अटैच करता है और वहां पे ये यंग हाइड्रा को बनाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो इसका जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका फ्री स्विमिंग लार्वा क्या है, प्लैनुला लार्वा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रीजनरेशन की। तो मैं बात कर चुकी हूँ रीजनरेशन पे और बता देती हूँ कि ट्रेम्बले जो थे उन्होंने 1745 में डिस्कवर किया हाइड्रा में रीजनरेशन की पावर को। ईच रीजनरेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रा रिटेन इट्स पोलैरिटी, यानी आपका कोई भी उसका हाइड्रा का पार्ट ले लीजिए, चाहे उसका वो ओरल एंड हो या एबोरल एंड हो, अगर वहां पे वो उसका ओरल एंड से एबोरल एंड बन जाता है, यानी माउथ से उसका पोस्टीरियर एंड बन जाता है, माउथ से उसका नीचे का भाग बन जाता है, और जो उसका पीडल डिस्क वाला एंड है वहां से वो उसका माउथ भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि वो एक मतलब उसका जो रीजनरेशन है हाइड्रा का काफी
अलग टाइप का है। ऐसा नहीं है कि जो उसमें कुछ ग्रोथ होती है सेल की, सेल ग्रोथ नहीं पाई जाती है उसमें, और काफी मतलब इसमें रीजनरेशन जो है, एक तरह से कोई भी पार्ट अगर कट जाता है उसका तो वो दूसरा पार्ट बना सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो रीजनरेशन होते हैं उनको कहा जाता है मॉर्फोलेक्सिस, यानी किसी भी पार्ट को अगर काट दिया तो वो नया दूसरा पार्ट बना देगा। तो हाइड्रा का अगर कोई सा भी पार्ट होगा, कोई कट जाएगा, सपोज यहाँ से अगर हाइड्रा को काट दें, यहाँ पे टेंटिकल्स लगे हुए हैं, तो ये वाला पार्ट जो है नीचे वाले पार्ट को अपने आप ही यहाँ से जन्म दे देगा, यहाँ से अलग ही मतलब एक हाइड्रा, नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेम्बली ने क्या किया, 7 हेडेड हाइड्रा प्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रा को यहाँ से काटा, यहाँ से उसको यहाँ से काट दिया तो उसका हेड यहाँ से बन गया, उसको और वहां से काट दिया तो और उसका हेड बन गया। इस तरह से ट्रेम्बले ने सात मुंह वाला हाइड्रा बनाया था, 7 हेडेड हाइड्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रा जो है इसी वजह से जो ब्राइन थे उन्होंने इसको इमोर्टल कहा। क्यों कहा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि ये अपनी पूरी बॉडी को जो है ये रिजनरेट कर सकता है, इसके इंटरस्टिशियल सेल्स में काफी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि कोई और उसमें मतलब कुछ ऐसा रह गया है बताने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैं लेके आई हूँ, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर सॉलिड 8 नॉट फॉर प्रोटेक्शन या ऑल। मैंने अभी आपको बताया कि 6 to 10 कोई भी अगर नंबर भी दे रखा होगा ना तो आप उसको नंबर को टिक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 8 को हम टिक कर सकते हैं। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, तो अभी आपको बताया रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वहां पे मॉर्फोलेक्सिस होता है, मतलब कि कोई भी पार्ट अगर कहीं से भी कट जाए तो दूसरे पार्ट को जन्म दे सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस, जो कि हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा जो है, मैंने आपको बताया ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, जू क्लोरेला एक एल्गी होती है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा, तो फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा अभी आपको बताया मैंने, प्लेनुला लार्वा। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर होता है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा में पाया जाता है। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यहाँ पे मैंने ईयर भी लिखे हुए हैं जिससे आप समझ जाएं कि ये एग्जाम में इस तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, ग्लूटाथियोन इज सीक्रेटेड बाय। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि ग्लूटाथियोन जो है ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्लूटाथियोन सीक्रेट करते हैं। अब जो एनिमल ग्लूटाथियोन सीक्रेट करते हैं, हाइड्रा उन्हीं को अपना प्रे बनाता है, ये आप अच्छे से बात याद रख लीजिए। तो डेफनिया यहाँ पे जो इसका मोस्ट फेवरेट फूड है वो ग्लूटाथियोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से डेफनिया को ये खाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है 2001 यूपीपीएससी में, आप इसको याद रखिए। तो ग्लूटाथियोन जो है ये ग्लूटाथियोन लविंग है, उन्हीं एनिमल्स को खाता है जो ग्लूटाथियोन एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टीरियोगैस्ट्रुला, अभी आपको बताया मैंने, बिकॉज इट इज, यहाँ पे इसको स्टीरियोग्लास्टुला को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो इसका गैस्ट्रुला है, स्टीरियोग्लास्टुला क्यों कहा जाता है, एनकैप्सुलेटेड होता है, 2 लेयर होता है, हॉलो होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे ये सॉलिड होता है, इस वजह से इसको स्टीरियोग्लास्टुला कहा जाता है। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, अभी बताया आपको, हिप्नोटॉक्सिन ही है वो पॉइजनस फ्लूइड जो कि इसके निमेटोसिस्ट में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, तो हाइड्रा हैज नो ब्रेन। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, यानी डाइजेस्ट कर सकता हाइड्रा, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, इसमें एम्ब्रियोनिक रिजर्व कौन से सेल्स को कहा जाता है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही हैं जो एम्ब्रियोनिक सेल्स को बनाते हैं। एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा आर नेकेड, इसके एक्सॉन्स नेकेड होते हैं। द रैपिड मेथड ऑफ लोकोमोशन इन हाइड्रा इज सोमरसॉल्टिंग, इसका रैपिड मेथड है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी जो है लोकोमोशन करता है। हाइड्रा कैन बी कॉल्ड एज, इसको एसिलोमेट कहा जाता है। आपको पता है कि पूरे सिलेंट्रेटा को एसिलोमेट कहा जाता है क्योंकि उनमें ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती है, इस वजह से उनको एसिलोमेट कहा जाता है। ट्रू सिलोम क्या होता है, ऐसे एनिमल जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनकी बॉडी में 3 लेयर होती हैं, उनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो हाइड्रा में तो नहीं पाई जाती है 3 लेयर, तो इसलिए यहाँ पे ये एसिलोमेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स इन हाइड्रा बियर्स बोथ फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया, मैंने आपको बताया जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं जिसको गैस्ट्रोडर्मल सेल्स या एंडोडर्मल सेल्स भी कहा जाता है, वहां पे स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला पाए जाते हैं।
मीजोग्लिया ऑफ हाइड्रा कंटेन्स नर्व सेल्स, सेंसरी सेल्स, मसल सेल्स या नो सेल्स। याद रख लीजिए कि जो सिलिन डेटा है वहां पे जो मीजोग्लिया है उसमें किसी भी टाइप के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एक जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।